हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले क्लास 10th का साइंस का जो है ये प्रकाश चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप जो है न्यू स्टूडेंट हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आपका जो है एग्जाम है इस बार तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो है ये PYQ है। आपको जो है ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख करके देखिए, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ये जो है कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इस बार एग्जाम जो है देंगे तो आपको जो है केवल रिवीजन और जो है आपको सेट लगानी है और एमसीक्यू लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप जो है अगले साल देंगे एग्जाम तो भी आप जो इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देनी है और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेनी है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, देखिए ये कितना बार रिपीटेड है। ठीक है, ये हमको जो है ये कहने की जरूरत नहीं है, देखिए कितना बार रिपीटेड है। यहाँ पर देखिए प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, ये 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और जितना भी आपका स्कोर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स आपको करनी है कि आपका स्कोर कितना आया है। ठीक है, अगर आपको जो है पहले से मालूम होगा तो। यहाँ पर देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है ये किसका उदाहरण है, यह है ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय तरंग का। ठीक है, प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का नियम क्या है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, यही प्रकाश का जो है परावर्तन का नियम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है ये सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, सीधी रेखा में। लेकिन अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें जो है ये 10th के हिसाब से जो है सीधी रेखा में होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सीधी रेखा आपको जो है ये टिक करना है। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। यहाँ पर देखिए दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही जो है ये प्रतीत होता है तो वो कौन सा जो है ये दर्पण होगा, या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण। ठीक है, या समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर डी सही। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। यानी प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर जो वो लंबवत आ रही है तो यहाँ पर जो है ये कोण का मान पूछ रहा है। देखिए जैसे जो है ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये एक समतल दर्पण है तो देखिए यहाँ पर जो है ये लंबवत आ रही है। ठीक है, प्रकाश किरण तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो परावर्तन कोण ये हो गया, आपतन कोण आ रहा है। ठीक है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये 0 आ जाएगा क्योंकि जब भी प्रकाश आएगा लंबवत तो इसी माध्यम में फिर से लौट जाएगा, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। और देखिए ये जो है ये 2025 का है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, किरणों के समूह को कहते हैं। तो किरणों के समूह को जो है ये क्या कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज जो है निम्न में से कौन सा है, ये समांतर प्रकाश पुंज है। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज ये होता है अपसरित प्रकाश पुंज। ठीक है, अपसरित प्रकाश पुंज। अब देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, अब देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण जो है उपयुक्त है। ये देखिए ये रिपीटेड है सभी क्वेश्चन। अब देखिए दाढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, अवतल अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें से जो है ये सब टिक लगा हुआ है। ठीक है, ये केवल 10-15 क्वेश्चन में ही ये टिक लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है बिना टिक वाला क्वेश्चन आने लगेगा। ठीक है, ये जो हम ये पहले टिक किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बीम का जो है यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया। यहाँ पर पूछ रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो है हमेशा जो है यहाँ पर वस्तु का स्थिति कहाँ होना चाहिए, आभासी बनता है, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला है, इस पर कभी कभी जो है देखिए इस पर जो है एक न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल भी आगे पूछा है। ठीक है, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए गोले दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो यहाँ पर आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f या f बराबर
r/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही, r/2f। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमेशा है ये सीधा बनता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामत के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है, तो वह जो है यहाँ पर दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी भी जो मापना पड़ेगा, और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी भी मापना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से ए और बी दोनों। और देखिए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण जैसे कान सब भी जो है देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं डॉक्टर। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अगर ऋणात्मक है तो यहाँ पर देखिए ये वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा, ऋणात्मक है, वास्तविक और उल्टा। अगर आपसे जो है ये यहाँ धनात्मक पूछा जाए, यहाँ पर जो है देखिए अगर किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक पूछा जाए, आपको वास्तविक और उल्टा टिक करना है। लेकिन अगर आपसे जो है ये धनात्मक पूछा जाए, यहाँ पर काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक कोई आभासी कहा जाता है, ठीक है। देखिए काल्पनिक और सीधा, ठीक है। काल्पनिक और सीधा यहाँ पर धनात्मक में होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर काल्पनिक कोई आभासी बोला जाता है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो है फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम आपको ऊपर एक फार्मूला लिखाए थे यहाँ पर r/2f, ठीक है। तो r/2f यहाँ पर जो है देखिए फोकस दूरी यानी f पूछ रहा था, f/r/2, यहाँ पर देखिए 32 है तो 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, नई काटते पदपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। यहाँ पर देखिए ये ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नई कार्तीय परपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, किस दर्पण का उपयोग पश्य दर्पण के रूप में ये किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ये पीछे देखने वाला मिरर के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक होती है यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण। लेकिन धनात्मक पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बी सही है, धनात्मक। यहाँ पर जो ये भी क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है, आपको याद रखनी है। किस कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, देखिए अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण हेडलाइट में यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण सूत्र जो है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये है दर्पण सूत्र, ठीक है। अब देखिए अगर लेंस सूत्र पूछा जाए तो लेंस में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब दर्पण पूछ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। यहाँ पर देखिए कि कहाँ रखा जाए ताकि उल्टा वास्तविक और समान आकार, यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, ये सब क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट, यहाँ अनंत, ये आपको रट लेना है, ठीक है, रट लेना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। ये सब देखिए रटने वाला क्वेश्चन है, आपको याद करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो है देखिए सीधा और छोटा बनता है, हासित मतलब छोटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और देखिए नेक्स्ट है, गोल्य दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है, तो यहाँ पर कहलाती है
गोल्य दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर डी गोल्य दर्पण का द्वारक। और देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से जो है ये टिक नहीं लगा हुआ है। अब देखिए किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब स्वदेव जो सीधा बनता है, वो कौन सा दर्पण है कि दूर का वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब जो सीधा बनता है, वो कौन सा दर्पण है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम आपको जो है ये वाला क्वेश्चन पीछे करवाए थे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। और किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर गोल्य दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोल्य दर्पण कैसा है। देखिए फोकस दूरी जब भी पॉजिटिव दिया रहे, ठीक है, यहाँ पर फोकस दूरी जब भी पॉजिटिव दिया रहे, आपको जो है यहाँ पर उत्तल टिक करना है। देखिए पॉजिटिव यहाँ पर उत्तल टिक करना है, ठीक है। अवतल दर्पण आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो अवतल दर्पण में जो है ये काल्पनिक बनाने के लिए जो है ये कहाँ रखा जाता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं होगा ये, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, यहाँ पर ऋणात्मक मानी जाती है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण यहाँ पर ऋणात्मक मानी जाती है। देखिए यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा, ये भी होगा ऑप्शन नंबर बी अभिसारी ही होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1 होता है, ऑप्शन नंबर ए से। और देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो यहाँ पे समतल में भी, यहाँ पर देखिए समतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। और देखिए नेक्स्ट है, और देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं, ये जो है ये मापी जाती है यहाँ पर ध्रुव से, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी से। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी आर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला लिखा थे, आप आर बराबर 2f, तो यहाँ पर एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना यहाँ पर 20, यानी यहाँ पर जो है ये 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। और देखिए नेक्स्ट है, आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर डॉक्टर जब भी यहाँ पर जो है ये जांच करता है गला आँख नाक ये सब जो है ये अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी से। और देखिए यहाँ पर जो है ये भी हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है ये महत्तम का मान होता है ये 1 से कम होता है, 1 से कम इसमें जो है ये है 1/2 का मान होगा 0.5, ये जो है ये 1 से कम है, ऑप्शन नंबर सी से। और देखिए नेक्स्ट है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब ये जो है ये कम तीव्रता बनेगा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी। और देखिए नेक्स्ट है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान होगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए नेक्स्ट है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण आवर्धन का मान होगा, यहाँ पर देखिए आवर्धन का मान होगा ये बढ़ेगा। और देखिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण जो है ये किस प्रकार का देखिए दर्पण है, हम अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, ये जो है अभिसारी दर्पण है, ठीक है। और उत्तल दर्पण ये अपसारी, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है, अभिसारी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अभिसारी जो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब जो है ये कैसा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब जो है ये होता है हमेशा सीधा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ आभासिक मतलब काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जो यहाँ पर लेट चैप्टर एमसीक्यू करवा दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसे आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए